ये सर आज ही क्या आयोजन हुआ है इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर आज जो है हमने पीपल्स ग्रीन पार्टी प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको बुलाया था। हमने उनसे आज बातचीत करी है। हम आने वाले चुनाव में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें पीपल्स ग्रीन पार्टी चाहती है कि वो बीजेपी और कांग्रेस को एक बेहतर राजनीतिक विकल्प प्रोवाइड कराए जनता को, क्योंकि जनता बीजेपी कांग्रेस से उब गई है और जनता परेशानी की वजह से, विकल्पहीनता की वजह से बार बार इनमें से एक पार्टी को चुनने के लिए मजबूर है। तो पार्टी ने तय किया है, एक बड़े विज़न के साथ, एक बड़ी योजना के साथ हम लोग अब आ रहे हैं और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपने अभी देखा है, आप खुद रूबरू थे यहाँ पर। करीबन आज 100 विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधि हमारे कार्यक्रम में शामिल थे और अब 30 जनवरी को सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक चुने हुए लोग, बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग, तकनीकी से जुड़े हुए लोग, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोग पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आगे करेंगे। उनके द्वारा बनाई गई नीतियों के आधार पर हम बीजेपी कांग्रेस की खराब व्यवस्था को उजागर करेंगे जन जागरण के माध्यम से, और कैसी बेहतर सरकार हो सकती है, वैकल्पिक सरकार कैसी हो सकती है, गुड गवर्नेंस कैसी हो सकती है, इसके पूरे ढांचे को, पूरे ब्लूप्रिंट को लोगों के सामने हम 30 मार्च को लेकर के आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, हमें समझ रहे हैं कि राजस्थान की जनता दोनों पार्टियों से थकी हुई है, ऊब चुकी है, हार चुकी है, मजबूरी में चुन रही है। तो जैसे हम लोगों के सामने आएंगे, जनता को एक बेहतर जीवन जीने का, एक ज़्यादा खुली हवा खाने का, एक आज़ादी का अवसर मिलेगा। और हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। प्रदेश भर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय पर तेज़ी से। करीब 10,000 साथी अभी पीपल्स ग्रीन पार्टी से जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। और हम अगला जो हमारा 30 मार्च को जब हम ये नया राजस्थान बिल लेकर के आ रहे हैं, उस दिन तक हमारा लक्ष्य है करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना, जो कि बिल्कुल संभव नज़र आ रहा है। हर एक हमारा साथी 10 मेंबर्स को जोड़ रहा है, तो 1 लाख सदस्यों की ये पार्टी 30 मार्च को बन जाएगी। और जैसा मैंने बताया, बीजेपी कांग्रेस को बड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और ईश्वर ने साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आएंगे। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन चेहरा होगा सामने? देखिए, चेहरा तो जनता ही होगी। इसमें कन्फ्यूज़न है लोगों को, बार बार इस तरह की बातें कह के बड़ी पार्टियां और बड़े लोग डराते हैं कि भाई चेहरा कौन होगा। लोगों को लगता है कोई फिल्म का हीरो चेहरा होगा, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी होगा, कोई उद्योगपति होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आम जनता, मोदी एक आम आदमी है, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मोदी एक आम आदमी है, अशोक गहलोत एक आम आदमी है। तो जब मोदी और अशोक गहलोत आम आदमी के तौर पर, ठीक है, उनका मंच गलत है, वो काम गलत कर रहे हैं, कोई भी आम आदमी को निकाला जा सकता है। तो सभी 200 जगहों पर आम व्यक्ति जो उस इलाके में रहता है, वही एक लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके हम उसको चेहरा बना करके सामने लेकर आएंगे। और अब देखेंगे कि किस तरह से हमारे बने हुए चेहरों के सामने जो बच्चे हुए सामने चेहरे होंगे, उनके मुंह पर काली पुतेगी। हम ये मान लेंगे डॉक्टर सुधांशु भावी सीएम है? नहीं, देखिए, ये तो कहना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि मैंने तो कभी भी ऐसा दावा नहीं किया कि मैं खुद चुनाव लड़ने वाला हूँ। हालांकि मेरी पार्टी की जो कार्यकारिणी है वो जैसा फैसला लेगी मुझे वैसा करना है। लेकिन अभी तक हमारी ऐसी प्लानिंग है कि जो मेन जो हमारे मेंटर्स हैं, जो पार्टी को मेन तैयार कर रहे हैं, वो सब लोग बैकएंड प्लेयर हैं, क्योंकि हमारा एम है नया डेमोक्रेटिक सिस्टम पैदा करना। तो यहाँ एम ये नहीं है कि डॉक्टर सुधांशु को चुनाव लड़ना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। यहाँ पर एम ये है कि 200 ऐसे नए चेहरे जो परिवारवाद से पैदा ना हुए हों, जो शराबवाद से पैदा ना हुए हों, जो पूंजीवाद से पैदा ना हुए हों, जो जातिवाद से पैदा ना हुए हों, ऐसे लोगों को निकाल करके लाएंगे जो सही मायने में लोकतंत्र से पैदा हुए हों, और उन्हीं में से चुना जाएगा चेहरा भी। बिल के बारे में कुछ बताएं जो आप। देखिए, ये जो बिल है, मैंने अभी हमारी कमेटी में बताया भी है। असल में सबसे पहली बात तो ये कि हम अपनी जीडीपी को दुगना करना चाहते हैं। जीडीपी के बारे में आप इस बात को समझ लें कि राजस्थान को उसके हक की जीडीपी नहीं हो पा रही है। हमारे पास भारत की 10% भूमि है, देश की भूमि का 10.3% हिस्सा हमारे पास है। लेकिन जीडीपी की बात करता हूँ तो देश का 5% जीडीपी भारत के पास है। तो जीडीपी जब तक डबल नहीं करूँगा मैं राजस्थान की, तब तक तो हम भारत का औसत जीडीपी भी नहीं पा रहे हैं। और अगर आबादी की बात करूं तो दुनिया की 1% आबादी भारत की आबादी है, राजस्थान की आबादी है दुनिया की 1%। हम 8 करोड़ हैं,
दुनिया 800 करोड़ है। तो अब बात यह है कि दुनिया का जीडीपी का हिस्सा राजस्थान के पास केवल 0.3 है। तो वहाँ 3 गुना जब करेंगे तब विश्व की जीडीपी का औसत हमें मिलेगा। तो पहला लक्ष्य है जीडीपी को डबल करके भारत की जीडीपी के औसत पे आना। जब डबल जीडीपी कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि सबकी आय डबल होगी, हमारा विकास डबल होएगा, हमारा बजट डबल होएगा, जो गरीबी मिटाने के लिए फंड है वो डबल से ज़्यादा ही होगा। तो निश्चित तौर पर डबल जीडीपी कर देने से ये हम गेम चेंजर होने वाले हैं भारत की राजनीति के लिए। ये एक छोटी बातचीत है, यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं, दिखने में लगेगा कि इतने से लोग मिलके क्या कर लेंगे, लेकिन जब अगर एक छोटा समूह राजस्थान की जीडीपी को अगर डबल कर देता है तो आप देश भर में भूचाल आ जाएगा। देश भर के अंदर, बाकी राज्यों के अंदर चुनौती पैदा हो जाएगी सरकारों को। उनको भी विकासवादी नीतियाँ लागू करनी पड़ेंगी, उस तरह की योजनाएं लानी पड़ेगी, उस करप्शन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, परिवारवाद को मिटाना पड़ेगा, योग्यता को अवसर देना पड़ेगा। और जब ये सब चीज़ें सामने आएंगी और देश अगर सही जगह पर पहुंचता है, सही जगह पर आता है, तो हमारे जो महान शहीद है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुधांशु, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीपल्स ग्रीन पार्टी। जी, अभी आपने कहा कि अभी देश की जनता को वास्तविकता में लोकतंत्र की आज़ादी नहीं मिली, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में आप कंगना रनौत के बयान पे इससे सहमत है, या कंगना रनौत की जो बात कही है वो आप उसको मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि कंगना रनौत के बयान से वैसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप उसके बयान को दोबारा से ध्यान दीजिए। उसने ये बोला है कि 2014 में आज़ादी मिल गई और मैंने बोला अभी तक आज़ादी नहीं मिली। तो वैसे तो बिल्कुल क्लियरली डिफरेंट बयान है। वो मोदी के प्रधानमंत्री बनने को या आरएसएस के द्वारा भारत सरकार पे कब्जा करने को, काबिज होने को आज़ादी मान रही है। मैं जिस आज़ादी की बात कर रहा हूँ, मैं गांधी के ग्राम स्वराज की बात कर रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि दे आर, मतलब कि बहुत ही क्लियर पिक्चर है। गांधी ने अपनी किताब लिखी, इनकम को खुद पैदा नहीं कर सकता हुआ वो पड़ोसी के पास गुलाम होगा, पड़ोसी से वो सूद पे रुपया लेगा, और सूद पे रुपया लेगा तो पड़ोसी का गुलाम बनेगा। तो दिलाने वाले जो विचारक थे उनका मायना ये था कि हर एक इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो देश तो आज़ाद 1947 में हुआ है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। कंगना रनौत तो पढ़ी लिखी नहीं है या किसी वजह से बोल रही होगी, वो इवेंट के लोग हैं, लेकिन देश आज़ाद हुआ है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तभी तो भारत के लोग लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। हमने आपको ये बोला है अभी कि देश की जनता को आज़ादी का वो लाभ नहीं मिला जो कि हमें मिल जाना चाहिए। इसकी जो प्रक्रिया है, आज़ादी को का जो लाभ मिलने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इतनी धीमी हो गई है कि उसका असर आते आते, नीचे तक आते आते ख़त्म हो जाता है। आपके सामने देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोला था कि 1 रुपया खर्च करते हैं तो जनता के पास 15 पैसे पहुँचते हैं। उसके बाद में ये मोदी ने बोला, जब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहा था, कि 1 रुपया जब खर्च करते हैं तो 10 पैसे पहुँच रहे हैं यूपी गवर्नमेंट में। अब आप मोदी से जाके पूछिए, भाई जब आप यूपी गवर्नमेंट में कह रहे थे कि 1 रुपया में से 10 पैसा पहुँच रहा है, अब 10 से बढ़ के 12 हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया? तो सवाल मोदी से है, सवाल सरकारों से है, हम तो आम जनता हैं। और निश्चित तौर पर अभी लोग आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं, आर्थिक रूप से किसी न किसी के ऊपर निर्भर हैं, सरकार की सब्सिडी पे निर्भर हैं, सरकार के लोन पे निर्भर हैं, पड़ोसी सूटखोर के पास निर्भर हैं। और पीपल्स ग्रीन पार्टी का लक्ष्य है हर एक इंसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। और हमारी परिभाषा में असली आज़ादी वही है जब हम वो दिन देखेंगे जबकि हर एक परिवार, हर एक इंसान आर्थिक रूप से सबल और मजबूत होगा, तभी आज़ादी है। क्या वो 1 रुपया यूपी में या पूरे देश में आ रहा है, या वो 1 रुपया गायब हो गया? देखिए, निश्चित तौर पर हालात बहुत ज़्यादा बदले नहीं है। ऐसा देखिए, मोदी एक बहुत ही चालाक राजनीतिज्ञ है। मोदी का ये है कि करो कुछ भी लेकिन दिखना नहीं चाहिए। यूपी गवर्नमेंट में ये था कि करप्शन होता था, बेईमानी होती थी, तो वो उस पर एक्शन लेते थे कि भाई ये कनिमोझी ने गलती कर दी है तो कनिमोझी को हटाओ। इन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया कि गलती कोई भी करे, गड़बड़ कुछ भी हो, मानना नहीं है। वसुंधरा राजे पे आपको याद है, पिछली सरकार में खुलेआम ललित मोदी ने ट्वीट करके एक आरोप लगाया था कि उसके बच्चे के खाते में 1 रुपये ट्रांसफर की।
लेकिन आपने बाद में देखा कि बात गायब हो गई, क्योंकि वो अपने किसी पार्टी पर्सन के ऊपर कोई आरोप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ताकि बाद में विपक्ष उसका यूज़ ना कर ले। मेरा मानना है आज भी वो 1 रुपया जिसमें से 15 पैसे लोगों तक जा रहे थे और 85 पैसे बीच का सिस्टम खा रहा था, हो सकता है 2-3 पैसे ऊपर नीचे हो गए हों, हालात जस से तस है। थैंक यू।